चैप्टर 8 दीर्घायु के लिए स्वस्थ और शतायु जीवन के लिए व्यायाम। ब्लू जोन में जो लोग रहते हैं उनका अध्ययन करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि वे लोग भरपूर व्यायाम भले ही नहीं करते हैं लेकिन भरपूर गतिविधियां जरूर करते हैं। हम जब दीर्घायु वाले लोगों के गांव ओगिमी गए तो हमें एक बात पक्की पता चल गई कि वहां के 80 और 90 साल के लोग भी काफ़ी कार्यक्षम हैं। वे घर में बैठकर खिड़की से झांकते रहने और अखबार पढ़ने जैसे कामों में अपना समय नहीं बिताते हैं। ओगिमी में रहने वाले लोग सुबह जल्दी उठते हैं, भरपूर चलते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं और गाना गाते रहते हैं। सुबह के नाश्ते के बाद या कई बार नाश्ता करने से पहले भी वे लोग बगीचे में काम करने जाते हैं। वे लोग कभी भी जिम में जाकर व्यायाम नहीं करते हैं लेकिन सदा कुछ न कुछ गतिविधि करते रहना मानो उनकी दिनचर्या का अंग सा होता है। कुर्सी से उठने जितना आसान। 30 मिनट एक ही जगह पर बैठने के बाद मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया 90% धीमी होती है। जो एंजाइम्स आपकी धमनियों से मांसपेशियों में जलाने के लिए खराब चर्बी पहुंचाते हैं वह प्रक्रिया धीमी होने लगती है। करीब 2 घंटे बाद अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 20% कम हो जाती है। सिर्फ 5 मिनट अपनी जगह से उठने की वजह से भी वह प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। ये बातें इतनी साधारण हैं कि बचकानी लगती हैं। गेविन ब्रॉडली ने ब्रिगिड शोएटो को सन 2015 में वॉशिंगटन पोस्ट को दिए गए साक्षात्कार में जानकारी दी थी। ब्रॉडली उस संस्था के अध्यक्ष हैं जो इस विषय पर काम करती है कि एक ही जगह पर बैठे रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। इस विषय पर उनका गहरा अध्ययन है। अगर हम शहर में रहते हैं तो कुदरती और शांत जगह पर टहलने जाना शायद हमारे लिए कठिन होगा लेकिन अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम हल्के फुल्के व्यायाम तो कर ही सकते हैं। आज पश्चिमी जगत में मन, शरीर और बुद्धि का स्वस्थ रखने के लिए पूरब में सदियों से आजमाई जा रही व्यायाम पद्धतियां प्रचलित हो रही हैं। पूरब के देशों में इन व्यायाम पद्धतियों को दिनचर्या का और संस्कृति का अंग माना जाता है। योग का उद्गम भारत में हुआ और आज जापान और चीन के क्युआंग और ताइची में इसका बहुत सारा प्रचार हो गया है। इसकी मदद से मनुष्य को शरीर और मन स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। जाहिर सी बात है कि इसकी मदद से हम जीवन की घटनाओं का ज़्यादा आनंद, ताकत और जोश के साथ सामना कर सकते हैं। सदा जवान रहने के लिए योग को सटीक तरीका माना गया है और विज्ञान ने भी इसे मान्य किया है। इसी की वजह से शरीर को कई सारे असाधारण फायदे होते हैं। विशेषकर बुजुर्ग लोगों के लिए योग सबसे अच्छा व्यायाम है। ताइची का अभ्यास करने वाले लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस और पार्किंसंस जैसी बीमारियां काफ़ी कम पाई जाती हैं। उनका शरीर ज़्यादा तंदुरुस्त होता है और खून का बहाव भी सही मात्रा में होता रहता है। उनका मानसिक विकास भी बहुत अच्छा हुआ होता है और वे इसका इस्तेमाल तनाव और निराशा के खिलाफ ढाल की तरह करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप रोज़ जिम जाकर पसीना बहाएं या मैराथन की रेस लगाएं। जापान में शतायु वाले लोगों ने यह साबित किया है कि आप हमेशा हलचल करके भी लंबी आयु हासिल कर सकते हैं। जापान और चीन की संस्कृति में बताया कि किसी व्यायाम प्रकार को हम प्रयोग में लाएंगे तो भी हमें बड़ा फ़ायदा होगा। इस व्यायामों का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इनकी जानकारी बड़ी ही आसान भाषा में और विस्तार से दी गई है। इस प्रकार का अनुशासित और निरंतरता से व्यायाम प्रवाह के लिए भी अच्छा होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी व्यायाम पसंद नहीं आए तो आप अपनी पसंद का व्यायाम चुन सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। अगले कुछ पन्नों में हम स्वस्थ और लंबी आयु के लिए पोषक तत्व पद्धति देखने वाले हैं लेकिन शुरुआत हम एक छोटे से जापानी व्यायाम से करते हैं। रेडियो ताइसो। सुबह किया जाने वाला यह व्यायाम प्रकार जापान में दूसरे महायुद्ध के बाद किया जाने लगा। उसके नाम से जो रेडियो शब्द है वह इस शब्द का प्रतीक है कि उस वक्त इस व्यायाम की सूचनाएं रेडियो से दी जाती थी। आज लोग टीवी की मदद से और इंटरनेट के द्वारा इस व्यायाम को करते हैं। रेडियो ताइसो का मुख्य उद्देश्य होता है कि उपस्थित लोगों के अंदर जोश और एकता की भावना का निर्माण करना। ये व्यायाम पाठशालाओं में पढ़ाई शुरू होने से पहले और कंपनियों में काम शुरू होने से पहले करवाए जाते हैं। उपलब्ध जानकारियों के आधार पर जापान में 30% लोग अपने दिन की शुरुआत रेडियो ताइसो या व्यायाम से करते हैं। ओगिमी में हमें पता चला कि जिन लोगों से हमने बात की उनमें 100% लोग इससे दिन की शुरुआत करते हैं। इतना ही नहीं, हमने जिस अस्पतालों को भेज दी वहाँ पर लोग सुबह 5 मिनट ही यही व्यायाम करते हैं। कुछ लोग तो कुर्सी से हिल भी नहीं पाते थे लेकिन उनका वहाँ पर बैठे बैठे ही व्यायाम में सम्मिलित होते थे। हम भी उनमें शामिल हो गए और हमें महसूस हुआ कि हमारा बाकी दिन काफ़ी जोश के साथ गुजरा। इस व्यायाम को सभी मिलकर करते हैं जिसकी वजह से इसे बड़े मैदान या हॉल में कराया जाता है। इसमें सूचनाएं देने के लिए माइक और लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप कौन सा व्यायाम करते हैं उसमें यह तय होता है कि व्यायाम में 5 मिनट लगेंगे या 10 मिनट। शरीर का तनाव हटा देना और फिर जोड़ों को लचीलापन देना इस व्यायाम की मुख्य उद्देश्य होता है।
सबसे आसान रेडियो ताइसो व्यायाम प्रकार होता है। अपनी उंगलियों को ऊपर खींचना और गोलाकार पद्धति से उन्हें नीचे लाना, यह एक हल्का फुल्का व्यायाम प्रकार होता है। शरीर को सतर्क करने का साधन है। इसमें गतिविधियों की तीव्रता कम होती है और जिसमें भी संभव हो सके उतने जोड़ों का व्यायाम कराया जाता है। हो सकता है कि ये काफ़ी आसान लगे, लेकिन आज के इस आधुनिक जगत में हम बिना जरूरत के तो अपना हाथ कान के ऊपर भी नहीं लेकर जाते हैं। जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, किताब पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारा हाथ नीचे ही रहता है। जब हम अलमारी से या ऊपर रखी हुई किसी चीज़ को निकालने जाते हैं, तभी हमारा हाथ ऊपर जाता है। पुराने ज़माने के लोग पेड़ से फल तोड़कर खाते थे और उनको दिन में कई बार हाथ ऊपर करने पड़ते थे। रीढ़ ताइसो शरीर की मूलभूत गतिविधियों को करने के में मदद करता है। योग जापान के साथ साथ पश्चिम में करीब हर जगह पर योग काफ़ी मशहूर है। इसे हर कोई कर सकता है। इसमें आने वाले कुछ प्रकार तो गर्भवती महिला और विकलांग भी कर सकते हैं। योग की शुरुआत भारत में हजारों साल पहले हुई थी। इसका इस्तेमाल शरीर और मन को एक करने के लिए किया जाता है। संस्कृत के शब्द योग शब्द का मतलब होता है दो चीज़ों का एकीकरण करना, दो चीज़ों को जोड़ना। योग हमारे मन और शरीर को जोड़ता है, विश्व के साथ जोड़ने वाली जीवन शैली जीने में मदद करता है। योग के मुख्य उद्देश्य हैं हमारे मूल धर्म के स्वभाव की पहचान होना, शारीरिक और मानसिक विशुद्धि, हमें देव तत्व के नज़दीक लेकर जाना। योग के प्रकार, हालांकि सभी प्रकारों का मकसद एक ही होता है, फिर भी विभिन्न संस्कृतियों और रीतियों की वजह से उसके भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। जिन लोगों ने योग का प्रचार किया उन्होंने उस वक्त के हिसाब से उसमें बदलाव किए। ज्ञान योग, अनुशासन और मानसिक विकास के लिए किया जाने वाला योग, इसमें ज्ञान मार्ग से खोज की जाती है। कर्म योग, हमारी और समाज के लिए उपयुक्त कृतियों पर जोर देना। भक्ति योग, देव तत्व को समर्पित और भक्ति भाव के साथ किया जाने वाला योग। मंत्र योग, मंत्रोच्चारण के मार्ग से शांति और संतुष्टि पाने के प्रकार। कुंडलिनी योग, शरीर में जो विभिन्न चीज़ें होती हैं उन्हें इकट्ठा करके मानसिक विकास हासिल करना। राजयोग, इसे राजमार्ग भी कहते हैं, सभी मिलकर इकट्ठा फायदे की दिशा में यात्रा करते हैं। हठ योग, जापान में और पश्चिमी जगत में यह प्रकार काफ़ी मशहूर है। विभिन्न आसनों की मदद से अपेक्षित स्थिरता तक पहुँचता है। सूर्य नमस्कार करने का तरीका, सूर्य नमस्कार हठ योग की सबसे विशिष्ट क्रिया है। 12 कदम पूरे होते हैं जब सूर्य नमस्कार पूरा होता है। अच्छी तरह सांस लें और लंबे समय तक जीवित रहें। मन और शरीर को विकसित करने के लिए कई स्थानों से एकत्रित की गई जानकारी का एक संग्रह है। शिवजन शिशु, यह पुस्तक 13वीं शताब्दी में प्रसिद्ध रही है। इसे पश्चिमी जगत में 10 बुक्स ऑन द कल्टिवेशन ऑफ परफेक्शन के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया का आविष्कार 6वीं शताब्दी के चीनी चिकित्सक और निबंधकार सन सिमियाओ ने किया था। इसमें ध्वनियों और गतिविधियों के समन्वय से आपके हृदय की शांत करने के लिए 6 अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है। 6 आवाज़ें। किसु, गहरी सांस के साथ श जैसे उच्चारित होने वाली यह ध्वनि यकृत के लिए उपयोगी है। ही, हर जैसे उच्चारित होने वाली यह ध्वनि हृदय से संबंधित है। सी, धीमी सांस छोड़ते हुए सर जैसे उच्चारित होने वाली यह ध्वनि फेफड़ों से संबंधित है। चुई, जोरदार सांस लेकर चुई की तरह सुनाई देने वाली यह ध्वनि किडनी से संबंधित है। हू की तरह उच्चारित होने वाली यह ध्वनि पिलहा से संबंधित है। किसी, शी की तरह सुनाई देने वाली यह ध्वनि पूरे शरीर से संबंधित है। सन सिमियाओ ने एक कविता के माध्यम से इस बात का वर्णन किया है कि विभिन्न मौसमों में इस ध्वनियों के माध्यम से एक अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है। यह कविता आपको यह भी बताती है कि जब आप ध्वनि निकालते हैं तो आपको किस अंग के बारे में सोचना है। वसंत में किस्सू कहकर अपनी आंखें साफ करें तो वुड आपके लीवर को ठीक कर देगा। गर्मियों में ही का लाभ लें तो हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। पतझड़ के मौसम में सी का इस्तेमाल करें और धातु इकट्ठी करें और तो यह फेफड़ों की मदद करेगी। किडनियों के लिए चूई के सहारे सांस लें तो आपको अंदर का पानी होगा इसमें शांत। किसी की मदद से सभी गर्मियों और परेशानियों को दे मात। चारों मौसमों में ले एक लंबी सांस जो है पाचन के लिए खास। सांस छोड़ना इतना धीमा रखें कि आपके कानों को आवाज़ सुनाई नहीं दे। अभ्यास करना सबसे बढ़िया है और यह आपको अपना अमृतत्व संरक्षित करने में सहायक होगा। इस अध्याय में वर्णित सभी पूर्वी परंपराओं को समझना शायद आसान नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने इनमें से किसी एक सूत्र की तलाश करते हैं तो आप पाएंगे कि हर किसी में श्वसन संबंधी और शारीरिक व्यायामों का समन्वय किया गया है। जब हम अपनी सांस और शरीर का समन्वय करते हैं तो हम अतीत और भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं।
सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप श्वास लेते वक्त और छोड़ते वक्त जागृत रहते हैं। अध्याय 8 समाप्त।